कश्यप। एक ऐतिहासिक जीत नरेंद्र मोदी की जीत बीजेपी की, और उसके बाद एक ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह जिसमें सार्क के सभी राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया गया है। लेकिन चर्चा छिड़ गई है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द और उनके आने के इर्द गिर्द। सबसे पहले तो स्वागत, सेंट्रल पार्क में हम मौजूद है कनॉट प्लेस में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, तालियां अपने लिए बजा लीजिए। हिंदुस्तान की जनता आज बातचीत करेगी, इस पर हमारे साथ 4 खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले आपका परिचय तारिक पीरज़ादा साहब से करा दें, जो कि पाकिस्तान के जाने माने पत्रकार हैं। वो हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं और उनके साथ कुरैशी साहब है और पाकिस्तान के आवाम है, वहाँ की जनता है। और इस शो का नाम हमने खास रखा है, हम कह रहे हैं कहो ना प्यार है, क्योंकि एक नई शुरुआत के साथ ही, तालियां इस पर भी होनी चाहिए, एक नई शुरुआत के साथ ही दोनों देशों के रिश्तों को बेहतर किया जा सकता है। इतिहास का बोझ है और इतिहास बार बार कहता है कि ऐसी पहल का अंजाम बहुत अच्छा नहीं मिला है हिंदुस्तान को, लेकिन फिर भी कोशिश का सिलसिला नहीं रुक सकता है। क्या है लोगों की राय पर जानेंगे। और सबसे पहले आपका परिचय करा दें। सुधांशु त्रिवेदी जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ होंगे, तालियों से स्वागत कीजिए। हमारे साथ आरएसएन सिंह साहब, क्योंकि जानकार इन मामलों पर बोझ चुके हैं। मीम अफजल साहब, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ तालियां बजा दीजिए। और जी पार्थ सारथी जी, जो कि पाकिस्तान और उसकी रणनीति को बहुत करीब से समझते हैं, ये सभी हमारे साथ है। लेकिन शुरुआत करने से पहले आवाम की आवाज, और इसीलिए आप लोगों से एक सवाल, क्या नवाज शरीफ को हिंदुस्तान शपथ ग्रहण समारोह में बुलाना एक अच्छा फैसला है? अगर हाँ तो हाथ उठाइए। ज्यादातर लोग मानते हैं यहाँ पर कि एक अच्छा फैसला। आपको लगता है इससे रिश्ते बेहतर होंगे या सिर्फ एक औपचारिकता? नहीं, आपको लगता है रिश्ते इससे बेहतर नहीं होंगे? रिश्ते बेहतर नहीं होंगे इससे? चलिए सीधे तारिक अनवर साहब का रुख करते हैं। तारिक अनवर साहब, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हिंदुस्तान आ रहे हैं, यहाँ पर वो बहुत खुश है इस बात से, पीरज़ादा साहब, लेकिन उनका कहना है कि रिश्ते अच्छे नहीं होंगे इससे। क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस की पॉलिसी के नतीजे में एक बहुत मुद्दत तक ये रुकावटें रही हैं, जिनके नतीजे में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात में बहाली नहीं आ सकी। हर बार जब कांग्रेस, जिसके सरबराह वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह थे, आज बड़े नुमाइंदे, वो हमेशा शराइत की बात करते थे कि पाकिस्तान 1, 2, 3, 4, 5, 10 शराइत तय पहले उन पर अमल दरामद करे तो तब कहीं जाकर हम बातचीत शुरू करेंगे। तो शराइत से 2 बराबर की रियासतों में ताल्लुकात हमवार नहीं होते हैं। यही बात है, यही फर्क है नरेंद्र मोदी की सियासत में और मनमोहन सिंह की सियासत में। यही बात हिंदुस्तान के अवाम को पसंद आई। इसका नतीजा निकला कि कांग्रेस को शिकस्त हुई और नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के वजीर आजम मुंतखब हुए और 26 को वो वजीर आजम होने चाह रहे हैं। और उन्होंने पहला फैसला वही किया तो बीजेपी ने पहले भी किया था कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे बनाने की कोशिश करनी है, शराइत के बगैर। ये फर्क है कांग्रेस की पॉलिसी, बीजेपी की पॉलिसी और नवाज शरीफ की पॉलिसी के दरमियान। जी, मेरे साथ दाएं जानिब बैठे हुए हैं मेजर जनरल रिटायर्ड राशिद कुरैशी साहब। आप साबिक जनरल परवेज मुशर्रफ के स्पोक्स पर्सन भी थे और मीडिया एडवाइजर भी थे और बड़ी मुतहरिक शख्सियत थे। आपकी वजह से मुशर्रफ एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत से इक़दामात लिए गए और मंजर आम पर बहुत सी बातें आई। और मेरे साथ बहुत ही मुतहरिक और ज़ोरदार किस्म का एक सामीन का हुजूम है, जिसमें दानिश्वर भी बैठे हुए हैं, ख़वातीन भी हैं और तालिब इल्म हजरात का भी एक बड़ा इज्तिमा है। बिल्कुल, इन सब का रुख करेंगे, इन सब के सवाल की क्या राय है आपको ये भी बता दें। पाकिस्तान से ही पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मुबारक खैरत साहब यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन मीम अफजल साहब, शुरुआत आपसे करनी पड़ेगी। उन्होंने तो कह दिया वहां से कि मनमोहन सिंह पर भरोसा नहीं हो रहा था, जो उनका तरीका था वो अच्छा नहीं था, तभी यहाँ की जनता ने नरेंद्र मोदी को सत्ता पर बैठा दिया। आप फेल हो। देखिए, कम से कम एक बात तो बिल्कुल तय है। तो एक सेकंड सर, आपको रोक रही हूँ सर, एक बार क्लियर कर दीजिए फिर से इस जनता के सामने, कांग्रेस पार्टी इस पहल के साथ है या उसके खिलाफ? हाँ या नहीं? आपको मैं पहले भी कह चुका हूँ और आप ही से भी बोल चुका हूँ कि कांग्रेस पार्टी का कहना है कि कोई भी ऐसा मूव, ऐसा कोई भी कदम जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात को बेहतरी की तरफ लाए, उसका स्वागत है। अच्छा, इसलिए हमने इसका स्वागत किया है। अच्छा, लेकिन कुछ सवालों के साथ, और वो सवाल ये है कि 10 साल तक कांग्रेस पार्टी ने जब भी कोई कदम उठाया, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी अपोजिशन जमात थी हिंदुस्तान के अंदर, और उसने हर उस कदम की मुखालफत की जो हमने
पाकिस्तान के साथ रिश्ते बेहतर करने के लिए। लेकिन आज कौन सी ऐसा काम भारत ने किया है या कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया था? उसके जमाने में पाकिस्तान ने आज ऐसा कौन सा काम किया है कि नरेंद्र मोदी जी को लगा कि शाम को वजीर आजम का उनका तय हुआ और सुबह को उन्होंने इन्विटेशन भेज दिया। ठीक है, एक कप चाय अचानक है, अभी तक तो भाषण में दहाड़ रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ। एक तो अभी जो मीर साहब ने कहा कि क्या काम हुआ है और किसने किया है, हमें बोलने की जरूरत ही नहीं। आपके पाकिस्तान के शिक्षक भी बहुत है कि मनमोहन सिंह साहब ने यकीन नहीं था, इसलिए वो मोदी जी के साथ एक नहीं बैठ रहे। दूसरी बात यह है कि हमने सार्क के सारे कंट्रीज को बुलाया है, यानी एक क्षेत्रीय जो दक्षिण एशिया क्षेत्र है उसमें हम सिर्फ नहीं कि पाकिस्तान के साथ जो हमारे रिलेशन में तो अलग, नेपाल से कितने अच्छे थे, क्या हो गया, श्रीलंका के साथ हमारे संबंध कितने खराब हो गए, और मैं किसी देश के प्रति कोई असम्मान नहीं व्यक्त करना चाहता हूं, पर मालदीव जैसे देश ने हमारी बात नहीं सुनी। इसका मतलब सार्क कंट्रीज में पूरा का पूरा राजनीतिक डिप्लोमेटिक सिचुएशन बदल गया था। उसके लिए उन्होंने एक पहल की है, जिसमें पाकिस्तान क्योंकि उसके साथ रिलेशन से एक अलग प्रकार के स्टैंड है, इसलिए वो ज्यादा हाईलाइट होकर दिखाई पड़ता है। इसलिए हमारा मानना था टोटल साउथ एशिया के अंदर एक नई पहल करना चाहते थे, पाकिस्तान उसका एक महत्वपूर्ण है। तारिक पीरजादा साहब, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले जी पाठक सारथी साहब, बहुत महत्वपूर्ण है कि आपकी क्या राय है इस पर? क्या सिर्फ सार्क देश के रूप में अस्तित्व हम देखें पाकिस्तान का? हम नहीं जानते कि पाकिस्तान के मायने क्या है हिंदुस्तान के लिए? पाठक साहब देखिए, दुनिया में सबसे बड़ा चुनाव सफलतापूर्वक भारत में, तो मैं सोचता हूँ हम भारतीय लोकतंत्र का एक सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो इसके लिए हम सोचते हैं कि जब हम जश्न मनाएं तो ना दूसरों को भी इसमें शामिल करें, तो हर एक पड़ोसी को बुलाएं। मैं समझता हूँ ये उचित है, तो पड़ोस के साथ समझता मैं हमारे पूरे पड़ोस में किसी एक देश को ज्यादा महत्व नहीं देना। हरसन सिंह साहब, एक जल्दी से क्विक रिएक्शन आपकी तरफ से, फिर चलेंगे तारिक पीरजादा साहब के साथ। अच्छा फैसला है, वाकई प्यार है, या कह देंगे प्यार है लेकिन तस्वीर पीछे से कुछ और होगी। बस डिप्लोमेसी के बाद करगिल हुआ, जब हमने क्रिकेट डिप्लोमेसी की तो 26/11 हुआ। अपने नेबर्स को बुला रहे हैं और उसमें आप एक्सेप्शन करते तो आज हिंदुस्तान पे ये इल्जाम लगाया जाता कि ये देखो कितने छोटे दिल के लोग हैं। 26/11 के बाद मैं एक ट्रैक 2 डिप्लोमेसी के लिए गया था, कुछ ही महीने हुए थे, और उनमें से जो उनके अहदेदार थे उन्होंने मुझे कहा कि सिंह साहब आप बड़ा दिल रखिए, बड़ा दिल। तो मैंने उनको यही कहा कि ये दिल ना होता तो ये मोहब्बत ना होती, और ये मोहब्बत ना होती तो ये आफत ना होती। तो ये आफत नहीं जाने वाली है, ये ह्यूज सिंबलिज्म है, और इस सिंबलिज्म की मैं कदर करता हूं। तारिक पीरजादा साहब, हिंदुस्तान और यहाँ की जनता क्या सोचती है आपने सुन लिया होगा, वहां पर बात कीजिए। कहो ना प्यार है, सिलसिला चलेगा। देखिए, मैं यहाँ जो हजरात बैठे हुए हैं, जो असहाब बैठे हुए हैं, शुरका बैठे हुए हैं, मैं उन्हीं से पूछ लेता हूँ एक बड़ा सा जवाब, जनरल सा जवाब, और वो ऊंची आवाज में सब जवाब दे सकते हैं। क्या नवाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान के हिंदुस्तान जाने से क्या हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात कुछ मुस्बत अंदाज में बदलेंगे? जरा ऊंची आवाज में एक जवाब में कहिए, उर्दू में बोलिए कि हाँ या नहीं। ये यहां से जनता ये कहती है कि पाकिस्तान के नवाज शरीफ के हिंदुस्तान की दौरे की वजह से ताल्लुकात अच्छे होंगे, और ये आपकी जनता की आवाज के बिल्कुल मुखालिफ है। तो ऐसा लगता है कि एक दरमियान में खला है दोनों रियासतों के, जिसे पिछली हुकूमतों में खास तौर पे हमारे यहाँ ये सोच है कि कांग्रेस की पॉलिसियों की वजह से एक दुश्मनी की ज्यादा फजा पैदा हुई, खला ज्यादा हुआ, कश्मीर, सियाचिन, सर क्रीक के मसलों ने इस खला को और वसी तर कर दिया था। तो मैं ये समझता हूं कि इस वक्त जबकि मोदी साहब ने एक बहुत अच्छा इक़दाम किया है, तो कुरैशी साहब मैं आपकी तरफ आता हूं। भारत में जो इस वक्त हजरात तशरीफ फरमा हैं, उनका कहना है कि इस दौरे से कोई तब्दीली नहीं आएगी। आप इस सिलसिले में क्या कहते हैं? सवाल आपका बहुत अच्छा है, और मेरा ख्याल है जो भारत की जगह से तरफ जवाब आया कि जी हालात नहीं बदलेंगे, मैं एक्सपेक्ट भी यही कर रहा था।
कम से कम भारत हुकूमत से। मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड में जाऊंगा जी। जो भी इश्यूज हुए पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, जी, कश्मीर बीइंग सबसे बड़ा इशू, वो पहले यूएन रेजोल्यूशंस के तहत हल होने थे। उसको बदल के भारत ने कहा नहीं, बायलैटरली हम करेंगे। मतलब है कि भारत और पाकिस्तान, जी, जब इस पे पाकिस्तान आगे बढ़ा तो तब से लेके आज तक एक बार भी मीटिंग ही नहीं हुई। जो भी हुकूमत आई, डिस्पाइट द फैक्ट, मैं परवेज मुशर्रफ के ज़माने की बात करता हूं कि जब मामला बहुत टेंस भी हो गया था, इन्होंने सार्क मीटिंग में जाके भारत के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, जो बड़े परेशान होंगे कि ये एकदम आके हाथ मिला लिया जरा उन्होंने। एक मिनट, जरा सी हिंदुस्तान से एक बात आ रही है। जी जी, पीरजादा साहब, यही होता है जब भी दिलों को मिलाने की बात होती है, कुछ ऐसी आवाजें आ जाती हैं जो तकलीफ देने की कोशिश करती हैं, क्योंकि कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है। ये हिंदुस्तान मानता है, आज भी, कल भी और परसों भी। इस पर जो भी उस दायरे में बातचीत हो सकती है, इसी की इजाजत हिंदुस्तान देता है। तो कुरैशी साहब जो कह रहे हैं उससे इत्तेफाक कम से कम हिंदुस्तान किसी भी मंच पर, किसी भी वक्त पर नहीं करेगा। और हिंदुस्तान का ये हमेशा मानना है कि हमारी और आपकी बात है, यूएन या किसी और की जरूरत नहीं है। यहीं से चर्चा को आगे मैं चाहती हूँ कि यहाँ के लोगों की आवाज आए। आप एक सवाल पूछना चाह रहे थे, जी। मेरा सवाल साहब जो बैठे पाकिस्तान से हैं उनसे है कि उन्होंने अभी माना कि पाकिस्तान की गवर्नेंस में आर्मी का प्रेशर रहता है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी जो इसमें सत्ताधारी है, तो मैं उनसे ये बात कहना चाहता हूँ, जब इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि पाकिस्तान पे आर्मी का ज़्यादा दबाव रहता है, तो क्यों ना हम पाकिस्तान की राजनीति को छोड़ के आर्मी से डिप्लोमेटिक बातचीत करें ताकि कोई इसी मसले का हल निकल जाए। बात में दम है। हालांकि ये बड़ा सवाल आप पर है, लेकिन फिर भी देखिए वो जो उन्होंने बात कही, नहीं, ये सवाल इन प्रिंसिपल देखने में ठीक लगती है, पर ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। वहां पर सिर्फ आर्मी नहीं, वहां इंटेलिजेंस एक अलग लाइन चलती है। वहां पर जो इंतहा पसंद ग्रुप्स हैं, जो हार्ड लाइनर ग्रुप्स हैं, वो एक अलग लाइन के ऊपर चलते हैं। पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम क्या है कि जो साइंस के विद्यार्थी समझते होंगे कोई भी बॉडी होती है उसका एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, उसके अलोंग ही आप फोर्सेस को बैलेंस कर सकते हैं। पाकिस्तान में 3-4 सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो देयर इज अ प्रॉब्लम कि आप किस फोर्स के अलोंग उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। इसलिए यहां एक बहुत बड़ी समस्या है जो अभी आपके लोगों ने कहा, कोशिश हमने की, सबने माना अच्छी कोशिश है, पर वो कोशिश का रिजल्ट निकलेगा, इसको लेकर ये डाउट हो जाता बिकॉज ऑफ मल्टीपल सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मल्टीपल फोर्सेस। बिल्कुल पीरजादा साहब, आप कुछ कह रहे हैं जी। तारिक साहब, ये बात करने से पहले मैं थोड़ा सा कुरैशी साहब अपनी बात मुकम्मल करना चाहते हैं, जरा उनके साथ रहते हैं। देखिए, हमारी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से किसी ने नहीं कहा कि जी फौज का दबाव है या आईएसआई का दबाव है। ये भारत की तरफ से ही एक ऑब्जर्वेशन आई और अभी आई। तमाम राष्ट्रीय अध्यक्षों ने बैठे हुए हैं उनकी तरफ से, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। कह दिया था, फैसला लेकिन पाकिस्तान को इतना वक्त फैसला तमाम जानकार बता रहे थे और कि उनकी सेना का दबाव हुकूमत का है और सब इसको सपोर्ट करते हैं। एक सेकंड जरा, कुरैशी साहब ये उसकी वजाहत कर रहे हैं इस नुक्ते की कि इसमें ताखीर क्यों हुई। वो क्योंकि मैं हुकूमत में नहीं हूं, मैं एग्जैक्ट डिटेल्स तो नहीं जानता, लेकिन किसी किस्म का फौज से या आईएसआई का दबाव नहीं था। अनफॉर्चुनेटली हर बार बात करने से पहले ही इंडिया की तरफ से क्या आया था कि जी फौज का बड़ा दबाव है हुकूमत पे, इसलिए वो ये फैसला नहीं करेंगे। वो हमारा जो ओपिनियन हमने देना होता है वो अपनी तरफ से खुद दे के और फिर उस पर क्रिटिसिज्म शुरू कर देते हैं। मैं समझता हूं पीरजादा साहब, एक ब्रेक के लिए मुझे मजबूरन रुकना पड़ रहा है, लेकिन सब कुछ बयां हो गया। एक तरफ मुबारक साहब यहाँ पर बैठे हैं, लगातार कई सारे जानकार पाकिस्तान के स्टूडियोज में हमारे साथ बैठ रहे हैं जो खुलकर मान रहे हैं कि सेना का दबाव था। और इसी हम लोग तो हमेशा बोलते हैं उनको कि कहो न प्यार है, हमेशा बार बार, लेकिन उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि कहो न प्यार है, तो फिर मैं उनके पीछे क्यों पड़ूंगा। हर दो दिलों में कभी भी प्यार होता है, अकेले हाथ से ताली नहीं बजती। मैं ये जानना चाहता हूँ। तारिक पीरजादा साहब सीधे पाकिस्तान से हमारे साथ है। एक हाथ से ताली नहीं बजती, ये सवाल उठ रहा है यहाँ से। जी आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया।
और मैं ये कहूंगा कि इसलिए नवाज शरीफ ने दूसरे हाथ को बढ़ाया है कि ताली दो हाथों से बजना मुमकिन हो जाए, और यही वजह है वो 26 तारीख को हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत में मौजूद होंगे और उनके मोदी साहब की हल्फे वफादारी की तकरीब में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। तो कदर कीजिए उस जेस्चर की, उस हौसला अफजाई की जो पाकिस्तान अपने लीडर की कर रहा है कि आप जाइए और अमन की बात कीजिए। मैं आपको एक बताता हूं बात कि पाकिस्तान में तो ऐसे टेलीविजन स्टेशन भी हैं जो अमन की आशा के प्रोग्राम बनाते हैं हिंदुस्तान के तहत। वह यहां तो नफरत का माहौल ही नहीं है। माहौल तो ये है कि बात की जाए, मुतनाज़िया बातों पर अमल दरामद किया जाए, बिल्कुल आप ही की बात यहाँ पर तमाम लोगों का जी पारसा साहब उनका कहना है कि हमारी नीयत है ताली बजाने की, तभी तो हमने हाथ बढ़ाया है, और दूसरा हाथ अब नवाज शरीफ आ रहे हैं यहाँ पर, जबकि मनमोहन सिंह को पहले हमने इन्विटेशन दिया था तो वो तो आए नहीं थे, तो वो तो कह रहे हैं हम तो नीयत दिखा रहे हैं। 26/11 तो लाहौर पर नहीं हुआ, मुंबई में हुआ। कहां जाते मनमोहन सिंह? पहली बात। दूसरी बात ये कि मैं मानता हूं कि मेरे पास सैकड़ों के तादाद में दोस्त हैं पाकिस्तान में, लोग अच्छे हैं, नीयत ठीक है, लेकिन उनकी सरकारी ढांचा ऐसे है कि फौज वहां शासन चलाती है। मैं पाकिस्तान के अपने दोस्तों और भाइयों से ये बात कहना चाहता हूं जी कि आपको भी अपने रवैये के अंदर सिर्फ जबानी तौर पर नहीं, अमली तौर पर एक तब्दीली का इशारा देना पड़ेगा। और अगर नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं तो नवाज शरीफ साहब से हम पहले भी मिले थे, हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री, लेकिन उसके बाद जो हुआ था वो इस देश के आवाम भूले नहीं। सुधांशु त्रिवेदी जी, अब आपसे जवाब लिया जाएगा इन तमाम मुद्दों पर। जब भी कोई ऐसी दिक्कत आएगी तो जनता पूछेगी कि आपने तो बुलाया था साहब शपथ के लिए, ये देखिए क्या कर रहे हैं वो वापस जाकर। और एक बात मैं और कह दूं अंजना जी, बहुत अहम सवाल है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कुछ दिन पहले कि जब तक दाऊद इब्राहिम और हाफिज सईद को हमारे हवाले नहीं किया जाएगा हम कोई बातचीत नहीं करेंगे, और सरकार की बातचीत की मुखालफत भी की थी। क्या नवाज शरीफ साहब के साथ ये दोनों शख्सियात तशरीफ ला रही हैं हमारे पास? सुधांशु त्रिवेदी जी। देखिए, मैं जो मीर अफजल साहब ने कहा उसमें थोड़ा संशोधन करूंगा। हमने ये कहा था कि हम दाऊद को वापस लाएंगे। दूसरी बात, ये सही है कि 1999 में, फरवरी 99 में लाहौर बस लेके गए थे, जुलाई 99 में कारगिल हुआ, 2001 में आगरा समिट हुई तो फेल रही, मगर हमने अगर डिप्लोमेसी की तो कुछ करके दिखाया। 6 जनवरी 2004 को जनरल मुशर्रफ ने लिखित में यह कहा कि पाकिस्तान की सरजमी का यूज दहशतगर्दी के लिए नहीं करने देंगे। पहली बार हिस्ट्री में पाकिस्तान के किसी हेड ऑफ द स्टेट ने यह बात रिटर्न में मांगी, यानी हमने वो अचीवमेंट करके दिखाया। दूसरी बात, जनरल मुशर्रफ ने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कहा कि सवाल अचीवमेंट हो गया। मैं आ रहा हूं साहब, 3 महीने बाद आपकी हुकूमत आ गई, उसके बाद आपने क्या किया? अचीवमेंट हो गया। मुझे पूरी बात करने दें। आप कैसे तब्दील हो सकते हैं? 2006 में हवाना में आपने जाके कह दिया पाकिस्तानी आतंकवाद से पीड़ित देश है, अब तो उसे रास्ता मिल गया। उसके बाद शर्मल शेख ने आपने कह दिया कि साहब आतंकवाद की घटनाएं होती रहेंगी और वार्ता चलती रहेगी। ये समस्या रही जिसने 45,000 लोग मारे जा चुके हैं आतंकवाद की वजह से, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, नवाज शरीफ साहब ने कहा। तो आप मानते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद से पीड़ित देश है? बिल्कुल पीड़ित है। जिस देश के अंदर आतंकवाद पलेगा वहां अपने लोग भी मारे जाते हैं, और ये सबूत है इस बात का। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये कह के तो आपने उनको और सहानुभूति दे दी, उसमें हमारा रोल है क्या? उस पर अमल हो गया जो आपको दावत देने की जरूरत पड़ी है? देखिए, हम वहां कह रहे हैं प्यार करने को और यहाँ पर आपस में ही भिड़ रहे हैं। एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा, एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा, लेकिन कुछ और लोगों के सवाल के साथ हम लौटेंगे। तारिक पीरजादा साहब सीधे पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हैं, कुरैशी साहब उनके साथ हैं।